साइबर अटैक्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान भारत में, और सरकार द्वारा भी जो हेल्प के लिए जो साइट्स लॉन्च की गई थी जिससे लोगों को हेल्प मिले, मदद मिले, उसमें भी काफ़ी अटैक्स, फर्जी लिंक बनाकर हैकर्स द्वारा काफ़ी अटैक किए जा रहे हैं। इस सारे मुद्दे के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट मोनाली गुहा जी है। सबसे पहले मैम, साइबर अटैक और साइबर क्राइम होते क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है? देखिए, एकदम साधारण भाषा में समझा जाए तो साइबर अपराध हम उन्हें कहेंगे, वो अपराध जो कि इंटरनेट का या कंप्यूटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किए जाते हैं और लॉ बाउंड्री के बाहर अगर आप कोई कृत्य करें, यानी कि अगर आप कानून के दायरे में रहकर कोई काम करते हैं तो वो तो नॉर्मल इशू हुआ, लेकिन अगर आप कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं और तब वो कोई क्राइम होता है, और जब उसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का, डिजिटल रिसोर्सेज का या किसी नेटवर्क का, तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। मैम, साइबर क्राइम का डेफिनेशन है, साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं? क्योंकि कई लोग फर्जी लिंक निकाल देते हैं, कई पॉपअप्स आते हैं, तो ये सब क्या साइबर क्राइम के अंदर ही आते हैं या कुछ अलग? जी देखिए, अगर साइबर क्राइम को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो हम दो नॉर्मल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आर्थिक और एक होता है गैर आर्थिक, यानी कि कुछ ऐसे साइबर अपराध जो कि सीधे तौर पर केवल आपके पैसे पर नजर रखते हो, वो होते हैं आर्थिक या फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड। और बाकी के जितने भी हो गए जिसमें कि उनका प्राथमिक उद्देश्य पैसा ना होकर कुछ और हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि उनको डेटा गैदर करना होता है, लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स चाहिए होती हैं, बैंक की डिटेल्स चाहिए होती हैं, या फिर डायरेक्टली कई बार ऐसा होता है डेटा ब्रीच हो जाता है। तो ये जो जितनी भी बाकी की कैटेगरी बची, वो सब नॉन फाइनेंशियल साइबर अपराध में आते हैं। जैसे आपने डेटा यूसेज बोला, तो अधिकतर जो यूजर्स हैं जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, कोई लिंक में जाते हैं, तो उसमें अलाउ बटन आते हैं कि अलाउ अलाउ करिए, चाहे आपका मोबाइल में कॉन्टैक्ट अलाउ हो, कैमरा अलाउ, सब अलाउ मांगता है। तो कितना अलाउ करना सेफ रहता है, और ये डेटा चोरी क्या होता है, डेटा क्राइम क्या जी होता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे आपने पूछा अभी, एप्लीकेशन जब हम कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो हमसे वो कुछ परमिशंस मांगता है। हर एप्लीकेशन कुछ ना कुछ परमिशन ज़रूर मांगते हैं। तो वो परमिशंस होती क्या हैं और किस लिमिट तक हमें उसे देना चाहिए, तो ये जो होती है वो एक्सेस परमिशंस होती हैं। ये एप्लीकेशंस हमसे पूछते हैं कि हम अपने फ़ोन की कौन कौन सी सर्विसेज इस ऐप को अलाउ करना चाहेंगे, ताकि वो एप्लीकेशन हमारी उन सर्विसेज को अपने तरीके से इस्तेमाल कर ले। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फोटो एडिटिंग ऐप का। अब जनरल वे में अगर देखा जाए तो फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? कैमरे की, ऑब्वियसली फ़ोटो क्लिक करने के लिए, एसडी कार्ड या मीडिया की, लाइब्रेरी की, गैलरी की, और अगर, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर वो आपसे लोकेशन की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है या आपकी कॉन्टैक्ट की लिस्ट मांग रहा है, तो यहाँ पर ये सोचने वाली बात होगी कि फोटो एडिट करने में इनको लोकेशन या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट की क्या ज़रूरत है। तो ये जो एक सवाल अभी हमने डिस्कस किया है, ऐसे ही आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए सोचना होगा कि जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, कहाँ तक उसकी एक्सेस परमिशंस देना सही है, और उस दायरे से अलावा अगर वो हट के कुछ मांग रहा है तो इनका वो क्या कर सकता है, करते हैं। मैम, लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा काफ़ी ऐसे साइट्स, काफ़ी ऐसे लिंक निकाले गए थे जो कि लोगों की सहायता के लिए थे, लेकिन इसमें ये काफ़ी देखा गया कि जो हैकर्स हैं, कॉपी लिंक निकालकर पैसा जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि वो कॉपीड लिंक है या वो सरकार द्वारा नहीं निकाला गया, हैकर द्वारा फर्जी लिंक निकाला गया है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो एक्चुअल में ये है कि लोगों को डोमेन पहचानना नहीं आता। अगर हम बात करें सरकारी डोमेन की, तो आप देखिएगा हमेशा आपको वेबसाइट के लास्ट में .gov.in दिखेगा। .gov स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें देखते नहीं हैं, और जैसे कि कोई भी नॉर्मल डोमेन होता है तो वो लोग सामने का टर्म वही यूज़ करते हैं, लाइक मान लीजिए पीएम योजना या प्रधानमंत्री योजना, तो स्टार्टिंग की जो डोमेन की कंटेंट रहेंगे उसमें इसी तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन लास्ट में जो .gov.in होना चाहिए उसकी जगह पे कोई प्राइवेट डोमेन आ सकता है, लाइक .in या .com। और इसका फ़ायदा ये साइबर अपराधी उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक आम यूज़र केवल इस लिंक को देखकर समझ नहीं पाएगा कि ये सरकार द्वारा जनरेटेड है या किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा या किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा बनाई गई है। इसी का ये लोग लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें कि ऑनलाइन मास्क सेलिंग के बारे में आया, या कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे बहुत सारी इस तरह की फर्जी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री, स्पेशली प्रधानमंत्री का नाम, फोटो और डेजिग्नेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्री रिचार्ज की बहुत सारी लिंक्स आती हैं कि अभी सपोज जियो के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी फेक लिंक्स आई थी। तो यहाँ पर लोगों को समझना ये होगा कि अगर इस तरह का कोई भी लिंक आपके पास आता है तो वो गवर्नमेंट का है या नहीं है। एंश्योर आप उस डिपार्टमेंट की ऑथराइज्ड या उस मिनिस्ट्री की ऑथराइज्ड वेबसाइट से करें। और सेकेंडली कि अगर
कोई भी सरकारी वेबसाइट है तो वहाँ पर लास्ट में आपको डोमेन में या लिंक के लास्ट में .gov.in जरूर देखने के लिए मिलेगा। अगर .gov.in नहीं है मतलब कि वो जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलरली उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ऑथोराइज नहीं की गई है। डेटा यूसेज, साइबर क्राइम, साइबर वॉर अब ज्यादा चलन में आ गया है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है ये हमारे भारत के लिए? और देखिए, एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन आपने किया हुआ है, और लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल हम विदेशी एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देने मात्र से भारत को सुरक्षित नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि हर यूज़र जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वो लैपटॉप पे करे या मोबाइल फ़ोन पर करे, अपनी उस डिवाइस को सुरक्षित रखे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि वो जो डेटा इंटरनेट पर शेयर कर रहा है वो किस लिमिट तक शेयर कर रहा है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोशल मीडिया साइट्स का। अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता होता कि वो जो तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं उन्हें पब्लिकली अपलोड करना है या नहीं, उन्हें अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस पब्लिकली रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये बहुत सी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो लगभग हर इंसान करता है। और इसमें यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें सीधे तौर पर चाइना की, तो 2016 में एक प्राइवेट कंपनी का सर्वे किया गया था। उसमें ये सामने आया कि चाइना के पास उस समय पे 2.5 करोड़ साइबर प्रोफेशनलिस्ट थे। और जब इंडिया का ये कंपैरिजन देखा गया तो सर्टिफाइड, नॉन सर्टिफाइड अगर देखा जाए, जो केवल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे या जो केवल गवर्नमेंट के हित में काम कर रहे थे, उनकी संख्या गिन के 556 थी। और ये एक बहुत बड़ा एक कंपैरिजन है अपने आप में कि अभी भी हम देखें तो हमारे पास हजारों की संख्या में भी स्किल्ड साइबर प्रोफेशनलिस्ट नहीं है। कोई भी यूजर जिसने कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया हो उसे ये मानकर चलना चाहिए कि वो 100% तो सुरक्षित नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि यदि आप अपने फ़ोन पर और लैपटॉप पर एंटीवायरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि आपका डेटा कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऑलरेडी लीक हो चुका है। एक जनरल सर्वे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। 2018 में हमने एक सर्वे किया था और ये पाया कि लगभग 95% यूजर्स, हमने लगभग 20,000 लोगों के ऊपर ये सर्वे किया था, तो उसमें से लगभग 95% से ज़्यादा लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर पेड एंटीवायरस यूज़ नहीं कर रहे थे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोलना चाहिए एक डेटा है जो ये बताता है कि लोग एंटीवायरस के इस्तेमाल को लेकर कितना अनअवेयर हैं। जैसा कि आपने सुना, मोनाली गुहा जी ने बताया कि साइबर हैकिंग और साइबर क्राइम बहुत बड़ा अपराध है। लगातार जो है इंडिया में लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं, चाहे वो लिंक के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू हो, लगातार इसका शिकार बनते जा रहे हैं। और लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, हम ईटीवी भारत भी अनुरोध करना, बिना ऑथेंटिक के, बिना भी किसी साइट को या किसी लिंक को ना खोले जिससे आप फॉर्जरी का शिकार हो। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।